मेरे पीछे पूरी तरह पागल है। और हद तो यह है कि उसकी बड़ी बहन भी मेरे प्यार में उतनी ही डूबी हुई है। रात को जब सोने का टाइम होता है तो एक सफ़ेद जुराबे पहनकर मेरे बाईं तरफ लेटती है और दूसरी काली जुराबे पहनकर दाईं तरफ। ये सब बस कुछ दिन पहले शुरू हुआ था। मैं बस 1 सेकंड के लिए सिर उठाकर चांद को देख रहा था और उसी चक्कर में एक बेहद खूबसूरत लेकिन टल्ली औरत को बार से बाहर ला बैठा। वो जिद किए जा रही थी कि उसके घर की बिल्ली दरवाज़ा खोलना जानती है और मुझे बस उसे घर छोड़ना था। मुझे लगा रास्ता तो एक ही है, तो मैंने उसे सहारा दिया और हम चलने लगे। पर किसे पता था कि जैसे ही वो खड़ी होने की कोशिश करेगी उसका पूरा शरीर सीधे मेरी बाहों में आ गिरेगा। वो मुंह में कुछ ऐसा बड़बड़ा रही थी जिसका कोई मतलब ही नहीं बन रहा था। उसकी हालत देखकर मैंने उसे अपनी गोद में उठाया और तेजी से उसके घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में मैंने चुपके से अपनी बाहों में सोई उस औरत को ध्यान से देखा। उसकी खूबसूरत नशीली आंखें नशे की धुंध में सीधे मुझे ही घूर रही थीं। उसका चेहरा एकदम लाल और नाजुक सा लग रहा था। उसने टाइट वाइट शर्ट और फिटेड शॉर्ट स्कर्ट पहन रखी थी। वो बिल्कुल एक मैच्योर और अट्रैक्टिव देवी जैसी लग रही थी। जब मैं आखिरकार उसे उसके घर के दरवाजे तक ले गया तो वो ऑक्टोपस की तरह मुझसे चिपक गई और किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। वो अपना सिर मेरी छाती से रगड़ रही थी। कोई और रास्ता न देखकर मैंने प्यार से उसका चेहरा अपने हाथों में लिया, उसे अपनी तरफ घुमाया और दरवाजे का पासकोड पूछा। लेकिन मैं तो तब सन्न रह गया जब उसने अचानक मुझे घुमाया, दीवार से सटा दिया और पैर से पटक कर दरवाजा बंद कर दिया। तुरंत बाद उसने अपने दोनों हाथ मेरी गर्दन में डाले, पंजों पर खड़ी हुई और मेरा सिर नीचे खींच लिया। अगले ही पल उसके नरम होंठ सीधे मेरे होंठों से टकराए। मेरा दिमाग एकदम सुन्न हो गया। वो मुझसे इस तरह चिपकी हुई थी कि मैं चाहकर भी उसे पीछे नहीं धकेल पा रहा था। ठीक 2.5 मिनट ऐसे ही बीत गए। तभी अचानक हॉलवे से दरवाजा खुलने की आवाज आई और तुरंत बाद एक मीठी प्यारी सी आवाज सुनाई दी। ऊपर की लाइट जली और पूरा कमरा रोशनी से भर गया। हम तीनों एक दूसरे को बस बिना पलक झपकाए देखते रह गए। जहां मैं खड़ा था वहां से सामने दिख रही लड़की ने ब्लैक प्लीटेड स्कर्ट और व्हाइट सेलर स्टाइल टॉप पहन रखा था। वे खूबसूरत कातिलाना आंखें मुझे जानी पहचानी लग रही थीं। अरे रुको 1 मिनट, क्या ये रोजाली नहीं थी, क्लाउडसी यूनिवर्सिटी की मशहूर कॉलेज ब्यूटी? और तो और वो तो मेरी ही क्लास में थी। भले ही मेरी और रोजाली की कभी बात न हुई हो, पर मैं उस मासूम और बेमिसाल चेहरे को कैसे भूल सकता था। उसने अभी अभी मेरी बाहों में मौजूद औरत को दीदी कहा था। तो क्या इसका मतलब ये था कि ये दोनों बहनें थीं? कॉलेज ब्यूटी की बड़ी बहन ने अभी अभी जबरदस्ती मुझे किस किया था। इस वक्त रोजाली के चेहरे पर उसका पुराना ठंडा और अकड़ू एटीट्यूड गायब था। इसकी जगह वो दरवाजे पर खड़ी किसी सीधी साधी पड़ोस वाली लड़की जैसी लग रही थी। उसकी बड़ी बहन अभी भी पंजों पर खड़ी थी, हाथ मेरी गर्दन में डाले, एकदम लाल चेहरे के साथ मुझे किस कर रही थी। रोजाली ने मुझे देखा, उसे लगा कि चेहरा जाना पहचाना है, पर उसे याद ही नहीं आ रहा था कि उसने मुझे कहाँ देखा है। अपने दिमाग में सारी बातें जोड़कर उसने यही अंदाजा लगाया कि उसकी बड़ी बहन घर पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस कर रही है। ये सोचकर रोजाली ने जल्दी से अपने हाथों से आंखें ढक लीं, लेकिन फिर भी वो अपनी उंगलियों के बीच से छुप छुप कर देखने से खुद को रोक नहीं पाई। वो शैतानी हंसी हंसी अड़चन डालने के लिए माफी मांगी और चुपके से हमारे बगल से निकलकर अपने कमरे में जाने लगी। रोजाली की बातें सुनकर आखिरकार मेरा दिमाग ठिकाने पर आया। साफ था कि उसने सब कुछ देख लिया था और मुझे पूरी तरह अपना जीजा समझ बैठी थी। मैंने किसी तरह अपना मुंह छुड़ाया और चिल्लाकर उससे मदद मांगने को कहा, साथ ही ये भी समझाया कि उसकी बहन पूरी तरह से टल्ली है। बड़ी मुश्किल से मैंने उसकी दीदी को अपने शरीर से अलग किया। रोजाली तुरंत भागकर अपनी बहन को संभालने आई और बड़ी चिंता से पूछने लगी कि उसे क्या हुआ था। उस वक्त शायद सेराफीना का नशा थोड़ा सा कम हुआ था। उसी बहकी हुई हालत में वो अपनी बहन से बड़बड़ाते हुए बोली कि उसे नहाने ले चले। इतना कहने के बाद उसने मेरी तरफ एक नजर देखा और रोजाली से कहा कि मैं उसका दोस्त कैस्पियन हूँ। रोजाली ने घबराते हुए अपना गला साफ किया, अपनी बड़ी बहन को सहारा दिया और उसे बाथरूम की तरफ ले जाने लगी। लेकिन उससे पहले उसने मुड़कर बड़ी तमीज से मुझसे थोड़ी देर सोफे पर बैठने की रिक्वेस्ट की। मैं वहीं का वहीं खड़ा रह गया, एकदम कंफ्यूज्ड। अगर मैं अभी निकलता तो बाद में सफाई देना नामुमकिन हो जाता। आखिरकार किसी के घर में होना, वो भी तब जब औरत नशे में धुत हो, और ऊपर से किस करते हुए पकड़े जाना, ये सब बहुत ही अजीब लग रहा था। लेकिन रुकना भी उतना ही ऑकवर्ड लग रहा था, खासकर तब जब बाथरूम से पानी गिरने की आवाजें आ रही थीं। कोई और रास्ता न देखकर मैं शांति से सोफे पर बैठकर इंतजार करने लगा। नहाने के बाद सेराफीना को धीरे धीरे होश आने लगा, लेकिन जैसे ही उसे याद आया कि उसने अभी अभी अपना कितना बड़ा पोपट बनवाया है, उसका सुंदर चेहरा शर्म से लाल हो गया। अपनी बहन को थोड़ा उदास देखकर रोजाली तुरंत पास आई और प्यार से पूछने लगी कि क्या वो ठीक है। ये सुनकर सेराफीना थोड़ी देर के लिए रुकी और सिर झुकाकर कुछ सोचने लगी। वो पास के एक क्लब में बारटेंडर का काम करती थी और कभी कभार ग्राहकों के दबाव में आकर उसे थोड़ी बहुत ड्रिंक पीनी ही पड़ती थी।
आज रात उसने किसी और के दिए हुए ड्रिंक का बस एक घूंट पिया था, लेकिन तुरंत ही उसका पूरा शरीर भयानक रूप से जलने लगा और सिर पागलों की तरह घूमने लगा। भगवान का शुक्र था कि आज रात चमत्कारिक रूप से वो मुझसे टकरा गई, वरना जो होता उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। फिर भी वो रोजाली को अपनी इस काली सच्चाई के बारे में ज्यादा नहीं बताना चाहती थी, इसलिए उसने कैजुअली झूठ बोल दिया कि आज बार में एक स्पेशल इवेंट था और उसने गलती से ज्यादा पी ली। उसने वादा किया कि अगली बार से ध्यान रखेगी और ये भी जोड़ दिया कि बाहर इंतजार कर रहा बंदा बस उसका सहकर्मी है। ये सुनते ही रोजाली ने एक समझदार वाली मुस्कान दी, जैसे उसे पूरा यकीन हो गया हो कि उसने पूरी असली कहानी पकड़ ली है। रोजाली का वो चिढ़ाने वाला और रहस्यमयी अंदाज देखकर सेराफीना थोड़ा झिझकी। वो कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन आखिरकार उसने बस धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। कुछ ही देर में दोनों बहनें नाइट सूट पहनकर बाथरूम से बाहर आईं। सेराफीना ने ब्लैक सिल्क का नाइट सूट पहन रखा था जिस पर हल्की कढ़ाई थी, जो उसके मैच्योर और कातिलाना लुक को और बढ़ा रहा था। दूसरी तरफ रोजाली ने पिंक कलर की नाइट गॉन पहनी थी जिस पर सफेद खरगोश का क्यूट सा पैटर्न बना था, जिससे वो एकदम मासूम और छोटी बच्ची जैसी लग रही थी। फिर वे सोफे पर मेरे सामने आकर बैठ गईं। सेराफीना के गालों पर अभी भी लाली छाई हुई थी। बहुत ही धीमी और मीठी आवाज में उसने मुझे आज घर तक पहुंचाने के लिए थैंक्स कहा। मैंने तुरंत जवाब दिया कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। तभी रोजाली अपने चेहरे पर ढेर सारी गॉसिप और उत्सुकता लिए अपनी बहन से सवाल पूछने लगी कि उसके सहकर्मी का नाम क्या है। ये सुनकर मैंने उलझन में सेराफीना की तरफ देखा और सोचने लगा कि उसने अचानक मुझे एक बिल्कुल नई पहचान क्यों दे दी। लेकिन सेराफीना की आंखों में बेबसी और मिन्नतें देखकर मैंने भी उसका साथ देने का फैसला किया। भले ही मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो सच क्यों छुपा रही थी, पर मुझे लगा कि इस भले काम को अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। मैंने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहा कि मेरा नाम कैस्पियन है और मैं उसकी बहन के साथ काम करता हूँ। रोजाली चुपचाप इस बात पर सोचने लगी। कैस्पियन नाम और इस बंदे का चेहरा उसे बहुत जाना पहचाना लग रहा था। क्या सच में उसकी यूनिवर्सिटी में इसी नाम का कोई बंदा हो सकता है? आखिरकार रोजाली ने भी अपना नाम बताते हुए अपना इंट्रोडक्शन दिया। ये सुनते ही मेरे ऊपर बेबसी की लहर दौड़ गई। अरे भगवान, लड़की, हम सच में एक ही क्लास में पढ़ते हैं। तेरी बहन ने आखिर मेरे बारे में तुझे क्या क्या बता रखा है? इस मोड़ पर सेराफीना को खतरे का एहसास हुआ और उसने तुरंत बात पलटी। उसने रोजाली से कहा कि उसे थोड़ी भूख लगी है, तो क्या वो उसके लिए एक बड़ा बाउल नूडल्स बना सकती है। हालांकि रोजाली साफ समझ रही थी कि उसकी बहन बस उसे यहाँ से हटाना चाहती है, फिर भी उसने मुंह बनाकर हाँ कह दिया। जैसे ही रोजाली किचन में गायब हुई, सेराफीना तुरंत मेरे ठीक सामने आकर बैठ गई। वो थोड़ा आगे झुकी और बड़ी ईमानदारी से आज की मदद के लिए मेरा शुक्रिया अदा करने लगी। मैंने बात को टालते हुए कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक छोटी सी हेल्प थी। मेरे चेहरे पर अजीब सी उलझन देखकर सेराफीना को अचानक याद आया कि दरवाजे पर क्या हुआ था और उसका नाजुक चेहरा एक बार फिर शर्म से लाल हो गया। उसने थैंक यू के तौर पर मुझे कुछ पैसे देने की पेशकश की, पर मैंने तुरंत हाथ हिलाते हुए मना कर दिया कि इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये बस एक छोटी सी मदद थी। उसने साफ मना कर दिया और कहा कि इतनी बड़ी मदद के लिए उसे मुझे ढंग से थैंक्स कहना ही पड़ेगा। हालांकि उसने बताया कि वो अपना फोन साथ नहीं लाई है, इसलिए उसने सुझाव दिया कि मैं उसकी बहन का सोशल मीडिया अकाउंट ऐड कर लूं, ताकि वो उसके जरिए मुझे पैसे ट्रांसफर कर सके। बिना मेरे जवाब का इंतजार किए सेराफीना ने सोफे पर रखा रोजाली का फोन उठा लिया। उसकी जिद देखकर कि मैं उसकी बहन का अकाउंट ऐड कर लूं, मेरे पास हाँ कहने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। मैंने सोचा कि बस ऐड करता हूं और जितना जल्दी हो सके इस झंझट से बाहर निकलता हूं। सेराफीना ने पूछा कि क्या मैं अब निकल रहा हूं, तो मैंने जवाब दिया कि मैं अब उनके आराम में और खलल नहीं डालना चाहता। उसने मुझे याद दिलाया कि जब वो पैसे भेजे तो मैं एक्सेप्ट कर लूं, जिस पर मैंने सिर हिलाकर वादा किया कि मैं जल्द ही एक्सेप्ट कर लूंगा। इसके साथ ही मैं आखिरकार उनके अपार्टमेंट के दरवाजे से बाहर निकल आया। सामने का दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर रोजाली ने किचन से बाहर झांका। उसे लगा कि उसने गलती से कोई रोमांटिक मोमेंट खराब कर दिया है, इसलिए वो तेजी से मेरे पीछे दरवाजे से बाहर भागी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो वहीं की वहीं जम गई। उसने देखा कि मैं उनके अपार्टमेंट के ठीक सामने दरवाजा नंबर 602 पर खड़ा हूं और इलेक्ट्रॉनिक लॉक में पासकोड टाइप कर रहा हूं। मैंने सिर घुमाया और पूरी तरह से हैरान एक्सप्रेशन के साथ उसकी तरफ देखा। तुरंत बाद एक हल्की सी बीप की आवाज के साथ मेरा दरवाजा अनलॉक हो गया। रोजाली अपनी हंसी को बड़ी मुश्किल से रोक रही थी। तभी सेराफीना भी दरवाजे पर आई और उसने रोजाली से पूछा कि क्या चल रहा है। बहुत ही मीठी और नटखट आवाज में रोजाली ने अपनी बहन को आवाज दी और उस सिचुएशन की तरफ इशारा किया। जब मैं दरवाजा नंबर 602 पर खड़ा था तो सेराफीना एकदम शॉक होकर मुझे घूरने लगी। उसने पूछा कि क्या मैं सच में वहीं रहता हूँ। रोजाली ने अपनी बहन की तरफ देखा और पूछा कि क्या उसे सच में नहीं पता था कि कैस्पियन उनके ठीक सामने वाले फ्लैट में ही रहता है। सेराफीना ने जवाब दिया कि उसे सच में कोई आइडिया नहीं था। मेरा सिरदर्द और भी ज्यादा बढ़ गया। मैं तो बस चुपचाप अपने घर में खिसकने का प्लान बना रहा था,
लेकिन ये लड़की सच में मेरे पीछे पीछे हॉलवे में बाहर चली आई थी। सिचुएशन को देखते हुए मैंने तुरंत साफ किया कि मैं बस कुछ दिन पहले ही यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। ये सुनते ही रोजाली की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने मजाक उड़ाते हुए चिढ़ाया कि ये कितना अजीब है कि एक मामूली सहकर्मी इत्तेफाक से ठीक सामने वाले फ्लैट में शिफ्ट हो गया। फिर वो सेराफीना की तरफ मुड़ी और बड़े प्यार से जिद करने लगी कि वो कैस्पियन को डिनर पर घर बुलाए। उसने तर्क दिया कि चूंकि मैं उसे सही सलामत घर लाया था, इसलिए ढंग से थैंक यू कहना तो बनता है। सेराफीना ने मेरी तरफ देखा और बड़ी मीठी आवाज में पूछा कि क्या मैं अगले दिन उनके घर डिनर पर आ सकता हूँ, ताकि हम ऑफिशियली पड़ोसी बनने का जश्न मना सकें। उसने कहा कि इतने प्यार से दिए गए इनविटेशन को ठुकराना गलत होगा। जो लड़की पूरे कैंपस में अपनी ठंडी और अकड़ू इमेज के लिए जानी जाती थी, उसे बार बार इतनी मीठी आवाज में मुझे भैया कहते देखकर मैंने अब उसे सुधारने की भी जहमत नहीं उठाई। मैंने सोचा, भाई इसे जो बुलाना है बुलाने दो, वैसे भी मैं इसका सगा भाई तो हूं नहीं। लेकिन इस बात को मैं कैसे संभालता कि हम सच में क्लासमेट्स थे। मैं बिस्तर पर लेटा छत को घूरता रहा और पूरी रात करवटें बदलता रहा। आज रात हद से ज्यादा ड्रामा हो गया था। मैं जब भी आंखें बंद करता, सेराफीना के मुझे किस करने का सीन मेरे दिमाग में कौंध जाता। जितना ज्यादा मैं इस बारे में सोचता, मेरा चेहरा उतना ही गर्म होता जाता। उधर सेराफीना भी अपने बिस्तर पर लेटी दिन की उस भयानक घटना को याद कर रही थी। भगवान का शुक्र था कि वो कैस्पियन से टकरा गई, वरना अंजाम बहुत खतरनाक और अनजाना हो सकता था। सोचते सोचते उसके ख्याल फिर से उसी किस पर आकर टिक गए और उसका सुंदर चेहरा एक बार फिर गहरा लाल हो गया। अगर उसकी छोटी बहन ठीक उसके बगल में चैन की नींद न सो रही होती, तो वो अपने दिल के तूफान को शांत करने के लिए बिस्तर पर बुरी तरह छटपटाती। उस रात हम तीनों में से 2 लोग भयानक इंसोम्निया के शिकार रहे। अगली सुबह 11 बजे मैं अपनी क्लास में बैठा दिन के आखिरी लेक्चर की तैयारी कर रहा था। लियांडर मेरी तरफ झुका और गॉसिप करते हुए बोला कि तू यकीन नहीं करेगा, पर आज सुबह फिर किसी ने रोजाली को प्रपोज कर दिया। मैंने कैजुअली जवाब दिया कि लड़कों का रोजाली को प्रपोज करना तो नॉर्मल बात है, आखिरकार वो इतनी खूबसूरत जो है। हालांकि मेरे दिमाग में तुरंत कल रात की उसकी इमेज घूम गई, जब वो उस मीठी आवाज में मुझे नटखट अंदाज में भैया कह रही थी। मैं सोचने लगा कि क्या पूरे कॉलेज में किसी और ने कभी उसका ये रूप देखा भी होगा। लियांडर बोलता रहा कि सबसे क्रेजी बात तो ये थी कि उस बंदे ने दावा किया कि वो उसका पहला प्यार है, लेकिन उसी वक्त उसकी पोल खुल गई कि वो एक नंबर का फ्रॉड है जो एक साथ कई लड़कियों को डेट कर रहा था। रोजाली तुरंत एकदम बर्फीली हो गई। उसने बेहद ठंडे टोन में कहा कि उसे झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है, और फिर सीधे आगे बढ़कर उसने उस बंदे के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। हाँ यार, बंदा सच में बहुत बहादुर है, मैंने अपने माथे से नामौजूद पसीना पोंछते हुए जवाब दिया, क्योंकि मुझे फिर से उसकी वही मीठी आवाज याद आ गई थी जब वो मुझे कैस्पियन भैया कह रही थी। ठीक तभी काउंसलर ने चॉकबोर्ड पर दस्तक दी और अनाउंस किया कि लेक्चर शुरू होने से पहले अटेंडेंस ली जाएगी। ये सुनते ही मैं तुरंत सीधा होकर बैठ गया। एक ही नजर में मैंने सफेद कपड़ों में उस खूबसूरत परछाई को देख लिया जो फ्रंट रो के पास चुपचाप बैठी थी। मेरा तो पूरा पोपट होने वाला था। अगर रोजाली को पता चल गया कि मैं उससे झूठ बोल रहा था, तो मैं दोबारा उसके सामने अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा। यह देखकर कि अटेंडेंस रोल तेजी से मेरे नाम की तरफ बढ़ रहा है, मेरे दिमाग में एक तूफानी विचार आया। मैं लियांडर की तरफ मुड़ा, जो फुसफुसा रहा था, और उससे भीख मांगने के अंदाज में मिन्नत करने लगा कि जब मेरा नाम पुकारा जाए तो वो मेरी जगह प्रेजेंट बोल दे। मैंने वादा किया कि जब उसका नाम आएगा तो मैं उसकी जगह बोल दूंगा, और ऊपर से रिश्वत के तौर पर उसे मिल्क टी भी पिलाऊंगा। लियांडर बिना किसी हिचकिचाहट के मान गया। जैसे ही काउंसलर ने कैस्पियन का नाम पुकारा, लियांडर तुरंत चिल्लाया, प्रेजेंट। लेकिन जिस पल लियांडर ने जवाब दिया, उसे साफ एहसास हुआ कि एक बेहद तीखी नजर उस पर आकर टिक गई है। नजर का पीछा करते हुए जब उसे एहसास हुआ कि रोजाली सीधे उसी को घूर रही है, तो उसके होश उड़ गए। लियांडर ने मुझे कोहनी मारी और फुसफुसाते हुए बोला कि वो कसम खा सकता है कि ठीक उसी सेकंड कैंपस ब्यूटी ने अपना सिर घुमाया था जब मेरा नाम पुकारा गया था। ये सुनते ही मेरे अंदर भयानक घबराहट दौड़ गई। मैंने घबराते हुए बहाना बनाया कि ऐसा होना नामुमकिन है और वो पक्का ज्यादा सोच रहा है। मैंने बहस करते हुए कहा कि मेरा उससे भला क्या लेना देना हो सकता है। लियांडर ने शक भरे अंदाज में पूछा कि फिर मैं इस वक्त डेस्क के नीचे क्यों छुपा हुआ हूँ। मैंने अपना बचाव करते हुए उल्टा उस पर झाड़ झाड़ते हुए पूछा कि क्या अपने जूते के फीते बांधना कोई गुनाह है। जब मैंने देखा कि रोजाली ने आखिरकार अपना चेहरा फिर से सामने की तरफ घुमा लिया है, तो मैंने चुपके से राहत की एक बहुत बड़ी सांस ली। ऐसे काम नहीं चलने वाला था। मुझे उसकी क्लासेस खत्म होने से पहले जल्दी से घर पहुंचना था और उसकी बड़ी बहन से इस सिचुएशन पर बात करनी थी, ताकि वो सब कुछ ढंग से समझाने में मेरी मदद कर सके। क्लास खत्म होने के बाद मैंने रोजाली के जाने का इंतजार किया और फिर घबराते हुए पिछले दरवाजे से चुपचाप निकल गया। मैं अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर कूड़ा और पूरी स्पीड से घर की तरफ भगा। अपने दरवाजे पर पहुंचकर मैंने जल्दी से अपने सामने वाले अपार्टमेंट का दरवाजा खटखटाया। सराफीना ने दरवाजा खोला।
उसने हल्के नीले रंग की स्लिप ड्रेस पहन रखी थी। उसकी पतली पिंडलियां और घर वाली कैजुअल चप्पलें बहुत ही प्यारी, सीधी साधी और घरेलू वाइब दे रही थीं। कैस्पियन, तुम आ गए, अंदर आओ और बैठो, मैं बस खाना ही बना रही हूँ, उसने स्वागत करते हुए कहा। सेराफीना की आंखें घबराहट में इधर उधर भटक रही थीं, उसकी टेंशन साफ झलक रही थी। इस माहौल का असर तुरंत मुझ पर भी पड़ा और मेरी अपनी नसें नेचुरली तन गईं। उसने बताया कि रोजाली अभी तक वापस नहीं आई है और मुझसे सोफे पर आराम करने को कहा ताकि वो वापस जाकर खाना बनाने की तैयारी कर सके। सेराफीना किचन की तरफ मुड़ने ही वाली थी। चूंकि रोजाली यहाँ नहीं है तो ये बहुत बढ़िया बात है कि अभी सिर्फ हम दोनों ही हैं, मेरे मुंह से निकल गया। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, मैंने तुरंत देखा कि सेराफीना के चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल गए। मैंने जल्दी से समझाने और साफ करने की कोशिश की कि मेरा मतलब उस तरह से नहीं था, बल्कि मैं खास तौर पर उसके न रहने पर इसलिए आया था क्योंकि मुझे उसे एक जरूरी बात बतानी थी। वो खुद को सहमा हुआ महसूस करने लगी और अपनी ड्रेस को कसकर लपेट लिया। वो बिल्कुल एक डरी हुई छोटी हिरनी जैसी लग रही थी। यह एहसास होते ही कि मेरी अचानक की गई हरकत थोड़ी ज्यादा डरावनी लग रही थी, मैंने तुरंत अपनी आवाज को धीमा और नर्म किया। मैंने सच उगलते हुए कहा कि रोजाली और मैं असल में एक ही क्लास में पढ़ते हैं, पर हमारी ज्यादा बातचीत नहीं होती, शायद इसीलिए वो मुझे पहचान नहीं पाई। मैंने समझाया कि कल उसका हमारे बारे में सहकर्मी और दोस्त होने का झूठ बोलना बहुत गलत लग रहा था, खासकर इसलिए क्योंकि रोजाली और मैं हर दिन एक साथ क्लास अटेंड करते हैं और सच तो आज नहीं तो कल सामने आना ही था। तुम दोनों क्लासमेट्स हो? ये कितनी बड़ी बात है, सेराफीना ने शौक होकर कहा। क्लाउड सी यूनिवर्सिटी के इतने सारे लोगों के बीच ये सोचकर ही दिमाग घूम जाता था कि जिस बंदे ने उसकी जान बचाई वो इत्तेफाक से उसकी छोटी बहन का क्लासमेट ही निकला। इस बारे में सोचते हुए सेराफीना गहरी सोच में डूब गई। फिर उसने फैसला किया कि वो सीधे रोजाली को सच बता देगी कि वो नशे की हालत में रास्ते में मुझसे मिली थी और मैं असल में उसका कोई सहकर्मी नहीं हूँ। उसने मुझसे चिंता न करने को कहा और वादा किया कि वो अपनी बहन को सब कुछ साफ साफ समझा देगी। फिर उसने अचानक पूछा कि मैंने कल उसके भेजे हुए पैसे एक्सेप्ट क्यों नहीं किए। मैंने बेबसी में हाथ हिलाते हुए दोहराया कि इसकी सच में कोई जरूरत नहीं थी। सेराफीना ने तुरंत एक मासूम सा मुंह बना लिया और याद दिलाया कि कल ही तो हमारे बीच ये बात तय हुई थी और वैसे भी वो ईमानदारी से मेरी मदद का बदला चुकाने का कोई और सही तरीका सोच ही नहीं पा रही थी। उसका वो रोने जैसा मुंह देखकर मेरे पास हाँ कहने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। हालांकि मेरे दिमाग के किसी कोने में मजाक मजाक में ये ख्याल जरूर आया कि मुझसे शादी करके बदला चुकाने का ऑप्शन यहाँ क्यों नहीं था। आधे घंटे बाद रोजाली घर वापस आई। सोफे पर बैठकर मुझे टीवी देखते हुए देखने के बाद उसका ध्यान किचन से आ रही अपनी दीदी के खाना बनाने की आवाजों पर चला गया। कितना प्यारा और एकदम परफेक्ट घरेलू सीन लग रहा था। रोजाली ने पक्का इरादा कर लिया कि वो चुपके से खिसक जाएगी ताकि हमें पूरी प्राइवेसी मिल सके। जैसे ही मैंने दरवाजे की तरफ सिर घुमाया, मैंने देखा कि रोजाली थोड़ा झुककर दबे पांव दरवाजे से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रही है। मैंने उसे आवाज दी और पूछा कि वो क्या कर रही है। सिर नीचे किए मन ही मन मंत्र जपते हुए कि मुझे कोई देख नहीं रहा है, रोजाली वहीं की वहीं थम गई। बाहर का ड्रामा सुनकर सेराफीना ने किचन से मुंह बाहर निकाला और रोजाली को वापस आया देखकर खुशी खुशी बोली कि जब तक खाना बन रहा है वो थोड़ी देर बैठकर आराम करे। ये देखकर कि रोजाली अभी भी बड़े प्यार से मुझे भैया कह रही थी, सेराफीना तुरंत बातें साफ करने के लिए आगे आई। उसने रोजाली से कहा कि उसे एक जरूरी बात बतानी है। उसने माना कि कल रात वो असल में पूरी तरह से टल्ली थी और कैस्पियन ने उसे रास्ते में देखकर बस इसलिए घर पहुंचा दिया क्योंकि उसका घर भी रास्ते में ही था और उसने साफ किया कि वे बिल्कुल भी सहकर्मी नहीं हैं। रोजाली ने थोड़ा चिढ़कर पूछा कि फिर उसने झूठ क्यों बोला। सेराफीना ने समझाया कि उसे डर था कि रोजाली फालतू में चिंता करेगी, खासकर तब जब कैस्पियन उस वक्त सिर्फ एक अनजान बंदा था। रोजाली को अभी भी थोड़ा शक हो रहा था। आखिरकार कल रात उन दोनों ने एक दूसरे को इतने पैशन के साथ किस किया था। भले ही उसकी बड़ी बहन पूरी नशे में धुत रही हो, पर वो किसी भी ऐरे गहरे अजनबी को तो किस करने से रही। सेराफीना ने उससे कहा कि अगर उसे यकीन नहीं हो रहा तो वो खुद कैस्पियन से पूछ सकती है। पूरी तरह से बात में हाँ मिलाते हुए मैंने भी कंफर्म किया कि कल रास्ते में मेरी मुलाकात सेराफीना से हुई थी और रास्ता एक ही होने की वजह से मैंने बस उसे ड्रॉप कर दिया था। रोजाली अपने दिमाग में सारा हिसाब किताब लगाने लगी। दाल में कुछ तो काला था। पिछले 2 दिनों से उसकी दीदी लगातार परेशान और खोई खोई सी लग रही थी, लेकिन जैसे ही कैस्पियन भैया घर आए वो इतनी खुशी खुशी मुस्कुरा रही थी। ये तो साफ दिख रहा था कि दीदी के दिल में उनके लिए फीलिंग्स हैं। इस बात को कल रात की उनकी क्लोजनेस से जोड़ते हुए रोजाली एक ठोस नतीजे पर पहुंची। उसकी बड़ी बहन को पक्का कैस्पियन भैया से प्यार हो रहा है। क्या ये सच में पहली नजर का प्यार हो सकता है? रोजाली को इतनी गहरी सोच में डूबा देखकर मैंने सोचा कि अब सच बता देने और वो बात जाहिर करने का टाइम आ गया है जो हमने अभी तक उसे नहीं बताई थी। मैंने कहना शुरू किया कि असल में हम दोनों क्लासमेट्स हैं, लेकिन उसने मुझे बीच में ही टोक दिया
और पूछा कि क्या इसका मतलब ये है कि अब वो इस सब का हिस्सा नहीं रह सकती। मैं हकलाते हुए उसकी बात सुधारने लगा कि मेरा कहने का मतलब ये था कि हम असल में। उसने मुझे फिर से बीच में ही टोक दिया और उसने बड़े दुखी मन से पूछा कि क्या मैं अब उसे अपनी छोटी बहन नहीं बनाना चाहता। जैसे ही उसने ये कहा, उसकी बड़ी बड़ी सुंदर आंखों में आंसू छलकने लगे। मेरे मुंह का कोना अजीब तरह से फड़कने लगा और मैंने पूरी तरह हार मानते हुए कह दिया कि उसकी जो मर्जी आए वो करे। यह सब ड्रामा देखते हुए सेराफीना बस धीरे से मुस्कुराई और बात को आगे न बढ़ाने का फैसला किया, क्योंकि वैसे भी खाना बनने में अभी थोड़ा टाइम और था। रोजाली एक्साइटेड होकर मुझे और सेराफीना को मोनोपोली खेलने के लिए घसीट लाई। शुरुआत में तो सब कुछ एकदम नॉर्मल था, बस प्रॉपर्टी खरीदना और किराया वसूलना। लेकिन जैसे ही सेराफीना ने एक पेनल्टी कार्ड उठाया, कमरे का माहौल अचानक बहुत ही ऑकवर्ड और नाजुक हो गया। मैंने देखा कि सेराफीना पहले तो पूरी उलझन में कार्ड को घूरती रही, फिर उसने अपनी नजरें घुमाई और घबराकर मेरी और रोजाली दोनों की तरफ देखा। पलक झपकते ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल गए। उसने अनाउंस किया कि ये कार्ड काउंट नहीं होगा और वो नया कार्ड ड्रॉ करेगी। उसका चेहरा पक्कर लाल सेब जैसा हो चुका था। रोजाली ने साफ मना कर दिया और चिल्लाई कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। अपनी बहन को चौंकाते हुए रोजाली ने उसके हाथ से कार्ड छीन लिया और उसे जोर से पढ़ा, अपने बाईं तरफ बैठे प्लेयर को किस करो। मैंने जो पानी का घूंट अभी अभी पिया था वो लगभग जोर से बाहर फवारे की तरह निकलने ही वाला था। क्या ये सच में मोनोपोली का कोई शरीफों वाला गेम था? मैंने कड़क आवाज में पूछा कि उसने आखिर ये बोर्ड गेम कहाँ से खरीदा है। ये मेरी रूममेट का है, उसने कुछ टाइम पहले मुझे दिया था। मैंने तो इसे पहले कभी खेला भी नहीं है, रोजाली बोली। तो फिर मैं इसे किसी दूसरे कार्ड से बदल लेती हूँ, सेराफीना ने कार्ड बदलने की तैयारी करते हुए कहा। लेकिन ठीक उसी पल रोजाली को पूरी सिचुएशन समझ आ गई। बिल्कुल नहीं, गेम के रूल्स तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। रोजाली की आंखें चमक उठीं और उसने आसपास देखा। हम एक यू शेप सोफे पर बैठे थे और महज इत्तेफाक से मैं सीधे सेराफीना के बाईं तरफ बैठा था। इसका मतलब यह था कि सेराफीना की सजा का टारगेट कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। रोजाली भला ऐसा परफेक्ट मौका हाथ से कैसे जाने देती। जाहिर है सेराफीना का इस पेनल्टी को पूरा करने का 1% भी इरादा नहीं था। अगर उसने अपनी छोटी बहन के ठीक सामने मुझे किस किया तो उसे लगा कि वो शर्म के मारे वहीं ढेर हो जाएगी। मैं खुद भी बहुत अनईजी फील कर रहा था। ये सजा सच में लिमिट क्रॉस कर रही थी। मैंने सुझाव दिया कि हमें सच में कार्ड बदल लेना चाहिए, लेकिन रोजाली ने तुरंत अपनी मिन्नतें करने वाली नौटंकी शुरू कर दी और अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखें मटकाने लगी। ठीक है फिर, सेराफीना धीरे से बड़बड़ाई। ये सुनकर मेरी आंखें शौक से फटी की फटी रह गईं। मुझे अपने कानों पर बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा था। इस वक्त सेराफीना का छोटा सा चेहरा खौफनाक हद तक लाल था, बिल्कुल पके हुए सेब जैसा। कैस्पियन, अपनी आंखें बंद करो, सेराफीना ने कहा। उसकी आवाज बेहद कमजोर और धीमी थी। मैंने चुपचाप एक गहरी सांस ली। अगर मैं कहूं कि मेरा दिल धक धक नहीं कर रहा था तो ये पूरी तरह झूठ होगा। लेकिन अगर सेराफीना सच में ऐसा नहीं करना चाहती थी तो मैं कभी जबरदस्ती नहीं करता। पर वो तो खुद ही शुरुआत कर रही थी। इसलिए एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने होंठ थोड़े से खोल दिए। वही जानी पहचानी नशीली खुशबू पास और पास आती गई। आखिरकार एक अजीब सी करंट जैसी सेंसेशन मेरी स्किन पर महसूस हुई। एक बहुत ही नाजुक सा टच सीधे मेरे गाल पर हुआ, जिससे मेरी सांसें पूरी तरह अटक गईं। वे छोटे से 5 सेकंड बहुत दर्दनाक और लंबे लग रहे थे, जैसे कई मिनट बीत गए हों। जब तक वो नशीली खुशबू धीरे धीरे दूर नहीं हो गई तब तक मैंने धीरे से अपनी आंखें नहीं खोली। सेराफीना शर्म के मारे इतनी पानी पानी हो चुकी थी कि ऐसा लग रहा था मानो वो जमीन में गड़ जाना चाहती हो। उसने अपना सिर सोफे के कुशन में गहराई से छुपा लिया। वो पूरी तरह जम चुकी थी, शब्दहीन हो गई थी और उसकी उंगलियां अनजाने में उसकी ड्रेस का कोना मरोड़ रही थीं। आखिरकार रोजाली ही थी जिसने इस दमघोंटू और ऑकवर्ड माहौल को तोड़ा। उसने अपने हाथ बजाए और पासा सीधे मेरे हाथों में थमा दिया। उसकी आंखों में बेकाबू शैतानी साफ झलक रही थी। वो इतना बड़ा तमाशा देखने के लिए बेताब थी। अगली बारी रोजाली की कार्ड ड्रॉ करने की थी। उसने बड़े उत्साह के साथ एक कार्ड पलटा, लेकिन उसके चेहरे पर खिलती हुई बड़ी सी मुस्कान पल भर में गायब हो गई। उसका रिएक्शन बिल्कुल कुछ देर पहले हुई उसकी बड़ी बहन जैसा ही था और वो भी बिल्कुल उसी सन्नाटे में डूब गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे रह रहकर यही लग रहा था कि इस गेम का एक भी पेनल्टी कार्ड सही नहीं था। मैंने सुझाव दिया कि हमें इसे भी स्किप कर देना चाहिए, क्योंकि ये भी सही नहीं लग रहा था। लेकिन इससे पहले कि रोजाली कोई जवाब देती, सेराफीना जो अब तक बिल्कुल चुप थी अचानक बोल पड़ी। उसकी टोन में बदला लेने वाली साफ मुस्कान थी। रोजाली, गेम के रूल्स तो जरूर फॉलो करने पड़ेंगे। तुम्हारी बड़ी बहन ने अभी अपना वादा निभाया है तो तुम चीटिंग करके बच नहीं सकती। अपनी बहन की आंखों में वो थोड़ी खतरनाक चमक देखकर रोजाली का रोने का मन होने लगा, पर उसकी आंखों में आंसू बचे ही नहीं थे।
अपने दिल ही दिल में उसने इन कार्ड्स को बनाने वाले बंदे को 800 बार कोसा। कर्म का फल बहुत जल्दी मिल गया था। अपने ठीक दाईं तरफ बैठे प्लेयर को 1 सेकंड के लिए किस करो। सेराफीना ने हाथ बढ़ाकर रोजाली के हाथ से कार्ड छीन लिया और उसे जोर से पढ़ा, पूरा असर डालने के लिए जानबूझकर अपनी आवाज पर जोर दिया। मुझे लगा कि मेरा दिमाग फट जाएगा। सीरियसली, क्या ये गेम खास तौर पर मुझे टॉर्चर करने के लिए ही बनाया गया था? सारे पनिशमेंट सीधे मुझे ही टारगेट क्यों कर रहे थे? दोनों बहनें बेहद अजीब माहौल में घिरी हुई थी, लेकिन सेराफीना को अपनी खुद की शर्मनाक घटना याद थी, इसलिए उसने जिद की कि शर्त तो शर्त होती है। उसने धीरे से रोजाली की कोहनी मारी। रोजाली ने अपना निचला होंठ दबाया और बुरी तरह शर्माते हुए मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ाई। उस वक्त मेरी हालत कसाई के तख्ते पर फंसी एक बेबस मछली जैसी थी। जैसे कोई अपनी बलि दिए जाने का इंतजार कर रहा हो, वैसी ही उलझी हुई फीलिंग्स के साथ मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। अगले ही पल एक ताज़ा मीठी लड़की जैसी खुशबू मेरी नाक तक पहुंची, जो सेराफीना की मैच्योर और कातिलाना खुशबू के मुकाबले काफी यंग और फ्रेश लग रही थी। मैंने 2 सेकंड इंतजार किया, लेकिन मुझे वो टच महसूस ही नहीं हुआ जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था। इसके बजाय वो मेरी ठोड़ी के ठीक पास आकर झुक गई। मैंने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। सेराफीना भी इस नज़ारे को पूरी तरह शॉक होकर घूर रही थी। मेरी ठोड़ी पर एक तगड़ा किस करने के बाद रोजाली ने अपनी आंखें खोलीं। जिस पल उसकी नजरें हम दोनों से मिलीं, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बिल्कुल गलत जगह किस कर दिया था। उसने पहले तो अनजाने में अपने मुंह पर हाथ रखा, फिर लगा कि इतना काफी नहीं है, तो उसने अपने दोनों हाथों से अपना पूरा चेहरा ढक लिया और चिल्लाने लगी कि उसने ये जानबूझकर नहीं किया था। ये बेहद ऑकवर्ड माहौल काफी देर तक बना रहा। आखिरकार सेराफीना ही थी जिसने सिचुएशन को संभालने के लिए हल्का सा खांसा और कहा कि कोई बात नहीं, टेक्निकली इसे टास्क पूरा होना माना जाएगा और अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ही रोजाली ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसके कानों के किनारे इतने लाल हो चुके थे कि लग रहा था मानो खून टपक पड़ेगा। उसने फिर कभी किसी को कार्ड ड्रॉ करने के लिए मजबूर नहीं किया। अभी 2 मिनट भी नहीं बीते थे कि आखिरकार पेनल्टी कार्ड ड्रॉ करने की मेरी बारी आ गई। जिस हाथ में मैंने पासा पकड़ रखा था, वो सच में कांप रहा था। रोजाली मेरे बाईं तरफ बैठी थी और सेराफीना मेरे दाईं तरफ। इस गेम की अश्लीलता अब साफ साफ आंखों के सामने थी। कौन जाने ये इस बार कौन सी वाहियात डिमांड कर दे। और बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक जिस पल मैंने कार्ड पलटा, हम तीनों के होश उड़ गए। अपने ठीक दाईं तरफ बैठे प्लेयर की जांघ को 5 सेकंड के लिए सहलाओ। नीचे लिखी छोटी लाइनों में तो और भी गंदी नीयत छुपी थी। अगर स्कर्ट पहनी है तो जांघ का खुला होना जरूरी है। कमरे की हवा वहीं की वहीं जम गई। मेरे ठीक दाईं तरफ बैठी इंसान कोई और नहीं बल्कि सेराफीना थी। उसने जो खूबसूरत सिंपल स्कर्ट पहन रखी थी, वो अचानक आंखों में बुरी तरह खटकने लगी। उसके गाल तुरंत गहरे लाल हो गए। हमारे बगल में बैठी उसकी छोटी बहन रोजाली ने शौक में अपनी आंखें फाड़ ली। गेम की सारी हदें पार करने वाली इन शर्तों से वो साफ साफ डर गई थी। मुझे लगा जैसे मेरे होठों के कोने तेजी से फड़क रहे हैं। ये सजा तो हमारे सामने चल रहे इस सीन के लिए ही बनी लग रही थी। सेराफीना को देखकर लगा जैसे उसके सिर से धुआं निकलने ही वाला है। इस मनहूस और ऑकवर्ड माहौल को तोड़ने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हुए मैंने सुझाव दिया कि हमें इस गेम को यहीं बंद कर देना चाहिए। रोजाली अपनी बुरी तरह बेइज्जत हुई बड़ी बहन को बचाने के लिए तुरंत मान गई, लेकिन सभी को चौंकाते हुए सेराफीना ने एक गहरी सांस ली, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा फैसला ले लिया हो। उसने असल में धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। वो इस सजा को एक्सेप्ट कर रही थी। अभी बात हवा में घुली भी नहीं थी कि उसकी गोरी नाजुक उंगलियों ने अपनी स्कर्ट का कोना पकड़ा और उसे धीरे धीरे ऊपर उठाया। बिना किसी चेतावनी के लाइट की रोशनी में टाइट और बेदाग जांघ का एक हिस्सा पूरी तरह दिख गया। स्किन का वो टुकड़ा सबसे बेहतरीन सफेद संगमरमर जैसा चिकना और परफेक्ट था, जिससे एक कातिलाना चमक निकल रही थी। मेरा दिल सच में 1 सेकंड के लिए रुक गया। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया में सन्नाटा छा गया हो। मुझे अपनी ही नसों में दौड़ते खून की खौफनाक आवाज सुनाई दे रही थी। कांपते हुए मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मेरी उंगलियों के पोर उसकी घुटने के ठीक ऊपर वाले हिस्से पर हल्के से टिक गए। जिस पल हमारी स्किन टच हुई, मैं साफ महसूस कर सकता था कि उसका पूरा शरीर तुरंत तन गया। ये भयानक घबराहट और जबरदस्त शर्म के मेल से पैदा हुई एक कंपी थी। एक पल हिचकिचाने के बाद मैंने आखिरकार अपनी आंखें बंद कर लीं और 5 लंबे सेकंड के लिए उस गरम नरम स्किन को धीरे से सहलाया। जैसे ही सेकंड खत्म हुए, सेराफीना ने तुरंत अपनी स्कर्ट का कोना नीचे खींच लिया। उस होश उड़ा देने वाली गोरी रंगत को एक पल में फिर से ढक दिया, बिल्कुल वैसा ही करते हुए जैसा उसकी छोटी बहन ने पहले किया था। उसने अपना लाल चेहरा सोफे के कुशन में गहराई से छुपा लिया और बाहर आने से साफ इनकार कर दिया। ये माहौल ऑकवर्ड होने की सारी हदें पार कर चुका था। हम तीनों के दिमाग में एक ही वक्त पर एक ही ख्याल आया, इस गेम को हमेशा हमेशा के लिए बैन कर देना चाहिए। धड़ाम धड़ाम
दो तेज आवाजें गूंजी जब दोनों बहनें भगोड़ों की तरह अपने अपने बेडरूम में भाग गईं और अपने दरवाजों को जोर से पटक कर उन्होंने इस घुटने वाले ड्रामा को खत्म किया। मैं सोफे पर अकेला ढेर हो गया। मेरा दिमाग कुछ देर पहले हुई उस धड़कने रोक देने वाली सेंसेशन को अनगिनत बार रिप्ले कर रहा था और मैं काफी देर तक खुद को शांत नहीं कर पाया। अगली शाम तक वो भारी और अजीब सा सन्नाटा अभी भी हम सभी के ऊपर मंडरा रहा था। इस अजीब सी खामोशी को तोड़ने की एक नाकाम कोशिश में रोजाली ने सुझाव दिया, ताश खेलने का। उसने कसम खाई कि ये गेम पूरी तरह लक पर बेस्ड है और 3 पत्ती खेलना शुरू कर दिया, वो भी हारने वाले के चेहरे पर स्टिकी नोट्स चिपकाने वाली क्लासिक सजा के साथ। उसे सच में लगा था कि इससे वो पूरी तरह तबाह होने से बच जाएगी। आधा घंटा बीतते बीतते उसे एहसास हो गया कि वो कितनी बड़ी गलतफहमी में थी। रोजाली का पूरा चेहरा स्टिकी नोट से ढका हुआ था, यहाँ तक कि अपने खुद के कार्ड्स देखने के लिए भी उसकी नजर पूरी तरह ब्लॉक हो चुकी थी। एक और करारी हार का सामना करते हुए उसका रोने का मन होने लगा, पर उसकी आंखों में आंसू ही नहीं बचे थे। उसके चेहरे के ढेरों एक्सप्रेशंस को देखकर जो एक भी इमोशन छुपा नहीं पा रहे थे, मैंने पूरी बेबसी में अपना सिर हिला दिया। मेरे बगल में बैठी सेराफीना भी अपनी छोटी बहन का मजाक बनते देखकर मजे ले रही थी और उसे चिढ़ा रही थी कि गेम में इतनी बेकार होने के बावजूद खेलने का इतना भूत क्यों सवार रहता है। आखिरकार रोजाली बेशर्मी से नखरे दिखाने पर उतर आई। उसने गुस्से में अपने चेहरे से एक स्टिकी नोट उखाड़ा और सीधे अपनी बड़ी बहन के गाल पर चिपका दिया। फिर उसने अपना सिर घुमाया और बेहद उम्मीद भरी आंखों से मुझे घूरने लगी। अब मैं भी क्या ही करता, मुझे उसके नखरे उठाने ही पड़े। उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए मैंने अपना चेहरा आगे बढ़ा दिया ताकि वो जो चाहे कर सके। आखिरकार रोजाली के चेहरे पर एक जीत वाली घमंडी मुस्कान खिल उठी। अब हम तीनों के चेहरे रंग बिरंगे स्टिकी नोट से सजे हुए थे, जिससे हम 3 अजीब से छोटे जंगली बिल्लों जैसे लग रहे थे। जैसे ही हमने एक दूसरे को देखा, हम जोर जोर से हंस पड़े। पिछले दिन का वो घुटन भरा ऑकवर्ड माहौल एक पल में हवा में गायब हो गया। रोजाली ने खुशी खुशी अपना फोन निकाला और जिद करने लगी कि हम एक ग्रुप फोटो लेंगे। थोड़ा आगे झुकते हुए मैं ठीक बीच में खड़ा हो गया। वो और उसकी बहन दाईं और बाईं तरफ से बिल्कुल पास आ गई। हम तीनों के सिर एक दूसरे से कसकर सटे हुए थे। एक तेज क्लिक की आवाज के साथ वो परफेक्ट मोमेंट हमेशा के लिए उस फोटो में कैद हो गया। हम तीनों बेहद खुशी से मुस्कुरा रहे थे। मेरे चेहरे पर पूरी संतुष्टि का एक्सप्रेशन था। रोजाली एकदम बिंदास मुस्कुरा रही थी और सेराफीना के चेहरे पर थोड़ी सी शर्म और मीठापन था। उसकी आंखों में एक गहरा और प्यारा अपनापन छलक रहा था। उस फोटो को घूरते हुए वो सोच में डूब गई। क्या ये बिल्कुल वैसा ही एक प्यारे और गर्मजोशी से भरे घर का नजारा नहीं था जिसका सपना उसने हमेशा देखा था? रोजाली के इस मस्त सुझाव की वजह से हम तीनों के फोन की लॉक स्क्रीन तुरंत उसी सेम फोटो में बदल गई। टेबल पर 3 स्क्रीन एक साथ चमकती देखकर जिस पर वही अनोखी और खूबसूरत फैमिली फोटो दिख रही थी, हम और भी जोर से हंस पड़े। अगली सुबह सुबह फोन की घंटी की आवाज से मेरी नींद बेरहमी से टूट गई और स्क्रीन पर वही फैमिली फोटो जगमगा उठी। जैसे ही मैंने अपने स्क्रीन पर स्टिकी नोट से ढके उन 3 मुस्कुराते चेहरों को चमकते देखा, मेरी बची कुची नींद और थकान पूरी तरह गायब हो गई। बाथरूम में हाथ मुंह धोने के बाद मैं सोफे पर बैठकर थोड़ी देर इंतजार करने लगा। दरवाजा खुला और मेरी नजर स्वाभाविक रूप से एंट्रेंस की तरफ चली गई। मेरी आंखें शौक से फटी की फटी रह गईं। आज दोनों बहनों ने मैचिंग व्हाइट शर्ट और ग्रे प्लीटेड स्कर्ट पहन रखी थी। एक बेहद मैच्योर और कातिलाना लग रही थी, तो दूसरी इतनी मासूम और क्यूट की कोई नजर ही ना हटा पाए। एक दूसरे के बगल में खड़ी वे बिल्कुल जुड़वा सितारों की जोड़ी जैसी लग रही थीं, जो इस दुनिया में उतर आई हों। एक ऐसा खूबसूरत नजारा जिसे देखकर किसी की भी सांसें थम जाएं।